हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 3 347 GB। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्टिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझेंगे क्वेश्चन के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला है तो लिखा हुआ है बेटा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन हर साल ऐसा आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान। नीचे सॉल्व किया हुआ देखेंगे आराम से। तो बेटा मोलों की संख्या होती है भार बटे मोलर द्रव्यमान। इसका जो भार दे रखा है 180 ग्राम दे रखा है, मोलर द्रव्यमान यहाँ निकाला गया है, 8 लगा दिया है, भाग किया है तो 10 मोल आ गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 10, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है, तो हम साथ साथ सॉल्व करते हुए भी चलेंगे इनके लिए, है ना। अगला है रो का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बेटा रो का एसआई मात्रक हुआ ओम मीटर। कैसे होगा जब इसको देख लीजिए। रो क्या है, रो प्रतिरोधकता होती है जिसका सूत्र होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, R A अपॉन L। ठीक है, मात्रक निकालते हैं तो R का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ओम मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना, तो इसका मात्रक में निकाला गया है ओम मीटर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइएगा। तो बेटा हम आपको बताया जो nth कोटि की अभिक्रिया है, nth कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, इसमें हो द्वितीय कोटि का निकालना है तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा K2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 रख देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ 2 रख देंगे जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ही रहेगा। तो आ गया मोल की पावर -1 लीटर सेकंड की पावर -1, तो हम कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारा मात्रक आ गया है। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है कि Cr पे है C2O4 का होल थ्राइस की पावर 3 नेगेटिव। यहाँ हमें Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है। बेटा क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है। तो हम आपको बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बेटा सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही क्या है। तो कोई जितने डोनर एटम होते हैं ना, जितने डोनर एटम होते हैं, जितने डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनकी संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना बेटा, तो देखो इसकी डेफिनेशन हमने नीचे लिखी है, वो देख लो तुम पहले। है इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लिगेंड्स के जितने डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। है ना, जरा ध्यान समझेंगे। देखो बेटा जैसे कोई मेटल है, ठीक है ना, इस मेटल के साथ में कोई लिगेंड एक डोनर आइटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे Cn है, CnS जुड़ा हुआ होता है मेटल के साथ में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। ऐसे हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें बेटा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। देखो हमारा एसिड का फॉर्मूला होता है COO और COO नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ 2 डोनर एटम है। ठीक है, 2 डोनर एटम क्रोमियम के साथ जुड़े हुए हैं। कितने के साथ जुड़े हुए बेटा, क्रोमियम के साथ। तो एक 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 CrO4 में, ठीक है, CrO4 नहीं है बेटा, ये C2O4 है। ठीक है, एक C2O4 में हमारे पास 2 डोनर एटम है। ठीक है, और हमारे पास है कितने हैं, ये 3 है। कितने बेटा, 3 हैं। तो कितने होंगे, 6 डोनर एटम हो गए। ठीक है, कितने हो गए बेटा, 6 डोनर एटम हो गए। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। है ना, ध्यान समझो बेटा, डोनर एटम की संख्या को देखो, जैसे Cr है, ठीक है, और हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, ये हमारा लिगेंड लिखा हुआ है, और हमारा 3 लिखा हुआ है ये थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक में 2 हैं, तो कितने हो गए इसके अंदर, 6 डोनर आइटम हो गए। तो बेटा 6 डोनर आइटम हो गए, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्या है, वाई आइडेंटिटी लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए, लेकिन 6 ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आपको 6 ऑप्शन होना चाहिए था, तो 6 इसका आंसर सही होगा बेटा। ठीक है,
जब नहीं दिया है तो यहाँ पे तुम 3 लगा दो, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा सही आंसर। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा है RMgX तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। RMgX और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है, मैं आपको समझा दूं। देखो बेटा, ये हमारा RMgX है, ग्रीनहाउस रिएजेंट है, ठीक है, और हमारा ये जल है। इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा देखो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कहते हैं इस चीज को हम लोग, RH बन जाता है एल्केन, और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड प्राप्त होता है, मान लिए, है ना। चलो देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है ये RH बना हुआ है, तो RH हमारा सही हो जाएगा इसका विकल्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे चार वाला, सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन कौन सा है, ठीक है बेटा, तो सेकेंडरी एमीन की हम पहचान कैसे करते हैं वो देख लो जरा। सेकेंडरी एमीन की पहचान देखो बेटा, ये अमोनिया होता है NH3, ठीक है। अगर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक एल्गिल जोड़ दें, तो प्राप्त होता है NH2। तो कितने हाइड्रोजन रिमूव किए हमने, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बचा NH2, तो एक और यहाँ पे एक R लगा दो तो क्या आएगा, प्राइमरी एमीन। क्या कहलाएगा, प्राइमरी एमीन। तो जितने अमोनिया के हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उनकी संख्या को हम प्राइमरी, सेकेंडरी आदि के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो जो NH3 होता है, इससे हमने क्या लिखा है, सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन कैसे बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है बेटा, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, यहाँ बन जाएगा NH और 2 एल्किल ग्रुप लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंडरी एमीन का ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन में क्या कहा गया वो हम देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है मोलरता तथा मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। देखो ये हर साल आता है, मोलरता मोलरता में अंतर आता है, इनकी डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, इनके ऊपर सवाल भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, है ना। तो बेटा देखो, हम किसे कहते हैं, 1 लीटर विलेन में जितने विलय की मोलों की संख्या घुली होती है उनकी संख्या को हम मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जबकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये डेफिनेशन थी हम लोगों ने, और डेफिनेशन से हम इसके फॉर्मूले देखते हैं बेटा। देखो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या, विलय को हम N2 बोलते हैं, ठीक है बेटा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन, ठीक है। ये हम जो कह सकते हैं इसका जो मात्रक होगा ना, इसको मोल मात्रक होगा, और आयतन क्या होगा, लीटर, ठीक है ना, तो मोल लीटर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर N2 की वैल्यू करना चाहें तो क्या हो जाएगी बेटा, N2 बराबर होता है क्या, W/M2, ठीक है, विलय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसे इतना बड़ा करना आवश्यक नहीं है, इतना ही काफी है, लेकिन चाहे तो हम कर भी सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ फिट कर देंगे तो हमारा M=W/M2 × V हो जाएगा। ये हमारा अगर लीटर में चेंज करेंगे तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा मोलर द्रव्यमान का, ठीक है। ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका होता है N2/W1। N2 होता है विलय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है बेटा। तो इसका हमारा ये हो जाएगा, तो इसका ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इनमें डिफरेंस हो गया। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, देखो इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है या मोलर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है या मोलल होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन नहीं, उसका अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला होता है, तो विलयन की मोलरता बताओ, ठीक है बेटा। तो इसकी विलयन की मोलरता बताते हैं। तो देखो यहाँ पर जो विलय होता है बेटा, ठीक है, जो विलय होता है, देखो पहले आता है विलय, पानी आता है ना, पहले आता है सॉरी विलायक, क्या आता है बेटा, विलायक, विलायक को नंबर 1 कहते हैं। फिर विलय आता है तो बोलते हैं नंबर 2। ध्यान रखेंगे, विलायक के लिए हमेशा 1 नंबर यूज करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और विलय के लिए हमेशा 2 नंबर यूज करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों के लिए। तो बेटा दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH तो 450 ml में घुला है, तो विलय के लिए हम क्या यूज करेंगे, विलय के लिए हम यूज करेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो WM2 लिखा है 5 ग्राम NaOH, और यहाँ इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो बेटा आता है 40 आता है, ठीक है।
इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन जो दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 450 ml दे रखा है, तो यहाँ पे मोलरता हमारे लिए फाइंड आउट करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल देंगे W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू V ml में। तो ये सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। ठीक है बेटा, इसका भी देखते हैं। 20% भार अनुसार K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बेटा 20 ग्राम K2CO3 का 80 ग्राम जल में विलय घुला है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो बेटा जो विलय का भार होता है उसको W2 कहते हैं, तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 20 ग्राम K2CO3। ठीक है, और जो 80 ग्राम जल में घुला है तो ये विलायक हो गया, तो ये हो जाएगा W1 हो गया बेटा। ठीक है, 180 मतलब 80 ग्राम हो गया। उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, इसका किसका बेटा K2CO3 का मोलर द्रव्यमान निकाला तो हमने 138 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब हम खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन के अच्छे से। हुआ है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। ठीक है, तो देखो उसमें दे रखा है स्पष्ट भाषा में, क्या देखा है बेटा, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ अंडरलाइन करके आपके लिए। लिखा है, क्या फेरिक आयन द्वारा मतलब Fe+3 के द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। ब्रोमाइड आयन का जो सूत्र होता है Br नेगेटिव का Br2 में संभव है। संतुलित कर दो, ये ऐसा होना संभव है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको समझाऊंगा एक बात। यहाँ पे होता क्या है, जो Br है, ठीक है, Br नेगेटिव से यहाँ पे Br2 कब बनेगा, देखो यहाँ नेगेटिव से 0 पावर आ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा, जब इसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लिख देंगे तो आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या लिखने का, देखो दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो लिखा हुआ है Br नेगेटिव से Br2, इसको हाफ लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Br नेगेटिव से Br2, इसका ऑक्सीडेशन हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है, क्या फेरिक आयन द्वारा ऐसा संभव है। फेरिक आयन बेटा क्या होता है, Fe+3 होता है। तो Fe+3 जो होता है और ये Fe+3 होता है, क्या इसके द्वारा ऐसा होना संभव है। ठीक है, तो बेटा देखो एक सेल रिएक्शन में यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन, तो यहाँ जाएगा Fe+2, ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया एनोड। क्या हो गया, एनोड। ये क्या हो गया बेटा, कैथोड हो गया। समझ में आया, तो इतना ही समझना था एनोड और कैथोड के बारे में हमारे लिए बस। तो बेटा देखो हमारा ब्रोमीन वाला हो गया ये एनोड, ब्रोमीन वाला ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा एनोड। ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, ये हो गया कैथोड। ठीक है, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है रिडक्शन की फॉर्म में, ई सेल का फॉर्मूला होता है EC-EA। ठीक है, तो EC की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो मैं यहाँ फिट कर दी ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, मैं ये वैल्यू फिट कर दी। ठीक है, अब आंसर आ गया हमारा माइनस में 0.319 वोल्ट। ठीक है, अब जब भी ई सेल की वैल्यू माइनस में आती है तो हम कहते हैं ऐसा सेल बनना संभव नहीं है। क्या कहते हैं बेटा, ऐसा सेल बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, दरअसल मैं आपको बताऊं ना, जैसे Fe+3 है, Fe+3 से Fe+2 बनेगा ना, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन मेटल में कहाँ होता है, ये संभव ही नहीं हो पाता है ना। तो फिलहाल ये सेल बनना संभव नहीं है। तो ये लिखा भी है, चूंकि ई सेल नेगेटिव का मान ऋणात्मक होता है इसलिए यह रिडक्शन संभव नहीं है। इसका मतलब यह है फेरिक आयन ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन 2 में ऑक्सीकरण करना संभव नहीं है। ठीक है, वैसे क्लियर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम चाहो तो ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो समझने के लिए। कैसे लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो Fe+3 से Fe+2 समझने के लिए ऐसे लिख लेना। ठीक है, संतुलित करना चाहो तो संतुलित भी कर सकते हो। संतुलित कैसे करोगे, आवेशों को संतुलित करते हैं हम लोग। देखो आवेश को कैसे संतुलित करते हैं, आवेश को संतुलित करने का तरीका ये है, यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दो,
ठीक है, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो दोनों तरफ आवेश भी बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हमें आवेश संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, सीधी बात को संतुलित हम समीकरण ऐसे लिख सकते हैं Fe+3 से Fe+2, यहाँ रिडक्शन शो हो रहा है, और हम लिख सकते हैं Br नेगेटिव से Br2, ठीक है, और हाफ लगा दो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो हो रहा है। तो बेटा ये ऐसा होना ये संभव नहीं है इस आयन के द्वारा। ये रिएक्शन भी आप नोट कर लेना, यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी आपको समझने में, है ना। चलो अगले की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बेटा देखो, कोई रिएक्शन है, ये है ए प्लस बी, ये रिएक्शन है, एरो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एरो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका वेग समीकरण 11 में आप बनाना सीख गए थे, लेकिन फिर से आपको सिखा देते हैं। तो इसका वेग समीकरण क्या होता है बेटा, रेट समानुपाती होता है ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ये समानुपाती होता है बेटा। क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, रेट इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर वी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कांस्टेंट आया है, इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये कहलाता है वेग समीकरण। बेटा क्या कहलाता है, वेग समीकरण। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब हमारा ये वेग समीकरण तो है बेटा, ये क्या है, हमारा वेग समीकरण है। ये है क्या, हमारा वेग समीकरण है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ये क्या है, वेग समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में आए नियतांक को ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में आए नियतांक को ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। देखो बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में आए नियतांक को ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, एक क्या है बेटा, ए प्लस बी ऐसे सी प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे वेग समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा वेग समीकरण हो जाएगा, रेट इक्वेशन हो जाएगा। बट रेट इक्वेशन में ये रेट कांस्टेंट आया है, वेग स्थिरांक आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, लिखा है सीरियम। सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3+4 ऑक्सीकरण संख्या जो है वो अवस्था स्थायी होती है, ऐसा क्यों। जो हमारा सीरियम है, इसकी +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्थायी होती है, ऐसा क्यों। तो बेटा +3 हम ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अगर इसका हम सीरियम +3 का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो प्राप्त होता है 4f1। क्या आता है बेटा, 4f1, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये लैंथेनोइड के लिए सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है। कैसे है बेटा, सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट में यही स्थिर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब +4 की क्यों हम इस पे बात करेंगे, है ना। +4 ऐसा क्यों है, तो +4 का बेटा जब करते हैं तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर को, वो भी चला जाता है और ये अक्रिय विन्यास के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए स्टेबल है। या हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हम कैसे समझ सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। हमने आपको बताया था 11th क्लास में, कोई भी ऑर्बिटल या तो फुल भरा हो, ठीक है, या हाफ फिल्ड हो, या खाली हो, तो वो स्टेबल होता है। तो ये कैसा है, स्टेबल ऑर्बिटल है। कैसा है, स्टेबल है। इसीलिए ये भी इसका Cr+4 भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने लिख रखी है। देखो सी क्या लिख रखा है, 4f ऑर्बिटल में पूरी तरह खाली होने के कारण यह ऊर्जा के लिहाज से स्थिर बनती है, मतलब स्टेबल होता है। सीधी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो Cr+4 है ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये अक्रिय जो मतलब अक्रिय गैसें होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, इसलिए स्टेबल, बहुत स्टेबल है, ठीक है। दूसरी कह सकते हैं बेटा इसका 4f ऑफ कोर्स एम्प्टी है, खाली है, इसलिए बहुत स्टेबल है, ठीक है। इसके देखो ये कंपाउंड भी पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है ना, ये स्टेबल कंपाउंड इसका पाया जाता है। तो अगले बढ़ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया वैसे ही आप उसका आंसर लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सामान्य है और स्थिर है, और ये + का ऑक्सीजन स्टेट है 4 ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये स्टेबल है, ठीक है। खाली होने के कारण स्टेबल है, या इसको आप लिख सकते हैं अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, इसलिए स्टेबल है, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और एक लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।